Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. तो आपके जैप नवंबर 2025 एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इन 2 हफ्तों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाओ। तो अगर तो आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है और वो प्रॉबेबली रिवीजन करने के लिए सोच रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है आगे आने वाला, अभी तक आपने जो भी तैयारी करी है उसे पक्का करने के लिए, उसे और ज़्यादा क्लैरिटी से ग्रास्प करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पर फोकस करते हैं और रिलाई करते हैं लास्ट मोमेंट पर, तो उनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 वो टॉपिक्स जो कि आपको एग्जाम में 50 प्लस मार्क्स अटेन करने में मदद करेंगे। सारा सिलेबस इस टाइम पर कवर होना इट्स इम्पॉसिबल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाने लग जाएं टू क्वालिफाई एंड टारगेट द जैप एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा प्रॉब्लम्स को समझें कि क्या दिक्कत है जो आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा एक तो वास्ट सिलेबस है और टाइम कम है अब, है ना। तो 2 हफ्ते एंड हार्डली 3-4 दिन ऊपर, तो 2 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है। तो इतने कम टाइम में इतना वास्ट सिलेबस कवर करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। साथ ही साथ अगर आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, मान लो आप ए से ही स्टार्ट करो, है ना, आई ई एंड आई एफ एस आपने उठाया एंड यू स्टार्टेड स्टडिंग ए, बी, सी एंड डी आपने लास्ट के लिए छोड़ दिया, जो कि आधा अधूरा हुआ और मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि वो कंप्लीट हो भी ना, बिकॉज टाइम कम है। लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है। क्यों? क्योंकि डी मॉड्यूल ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो। द रीड ओनली ट्रैप, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक सिलेबस को पढ़ोगे और एग्जाम में जाके बैठ जाओगे एंड यू विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस वेल, लेट मी ब्रेक दिस मिथ फॉर यू, इट्स नॉट वेरी पॉसिबल एंड इट्स नॉट लाइकली कि इस स्ट्रैटेजी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो अभी जो भी टाइम बचा है, मैं उसमें आपको एक चीज़, बहुत एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। एक अपने दिन को, जितना भी आपका स्टडी पीरियड आप डिनोट कर रहे हो एक दिन में, उसे 2 हिस्सों में बांट लो। अगर आप रिवीजन फेज में हो तो कंटेंट पढ़ने को कम टाइम और प्रैक्टिस को ज़्यादा। अगर आप अभी तैयारी के फेज में हो एंड यू आर प्रॉबेबली रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम या इनिशियल फेज में अपनी तैयारी के, तो कंटेंट को टाइम दो। 2/3 ऑफ योर स्टडी पीरियड आप जो है कंटेंट को दो, चीज़ों को समझने के लिए दो, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के लिए दो। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आपने एक चैप्टर, एक मॉड्यूल कर लिया है, उसके कुछ क्वेश्चंस आप साथ साथ प्रैक्टिस करो। एंग्जाइटी एंड कंफ्यूजन जो लास्ट मोमेंट पर होता है, उससे बचने का एक यही तरीका है कि आपको एक पता हो कि आप एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, एक प्लान के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे हो, और वो प्लान आपको सक्सेसफुल होने में गारंटी देगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे हेवायर्ड ना पढ़ें, एक ज़रा अपने थॉट्स को एकत्रित करके एक डायरेक्शन में पढ़ें। ठीक है, तो वो डायरेक्शन आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो मोटिव क्या है? मोटिव मेरा ये है कि आपको एक तो ना टाइम मैनेज करना आ जाए, अपनी प्रिपरेशन का भी, और साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस को भी। तो जो भी आपकी तैयारी हो रही है वो बहुत इफेक्टिव हो और ऐसे ऑल ओवर द प्लेस बिखरी हुई ना हो। आपको क्लैरिटी रहे चीज़ों की, कॉन्सेप्ट्स अगर आपने पढ़ लिए हैं कुछ, तो आपको क्लैरिटी हो कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैंने अगर इतना कर लिया है टाइम देकर, इंस्टेड ऑफ कवरिंग ऑल द सिलेबस, अगर मैंने ये 50-60% कर लिया है, तो मेरा जॉब क्वालिफाई है। उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस क्लैरिटी के साथ आपने तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड यू बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड्स में बढ़ा दोगे। ठीक है जी, एंड दिस विल एब्सोल्युटली गिव यू कॉन्फिडेंस एज वेल। जब आपको अपनी तैयारी पे भरोसा है, अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा है, टाइम मैनेजमेंट पे भरोसा है, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही है। तो चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं हम। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईई एंड आईएफएस कंपोनेंट। वैसे तो ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी अटेम्प्ट से इंक्रीज हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। नॉट अ लॉट, बट येस देयर आर चांसेस। सो द फर्स्ट मॉड्यूल, पहले मैं मॉड्यूल्स का आपको बता दूं। मॉड्यूल्स जो हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं या तैयारी करनी है सबसे पहले मॉड्यूल डी की, एज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ आईई एंड आईएफएस। फिर आ जाते हैं ए एंड बी। ए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक, बिकॉज इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इक्वली। और क्यों मैं बोल रही हूँ इक्वली? देखो, पहले तो ये होता था ए से ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे, उसके बाद थोड़े से एक आधा क्वेश्चन कम
बी मॉड्यूल से पूछा जाता था। लेकिन जिस हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्वांटिटी जैब एग्जाम में बढ़ रही है पिछले कुछ अटेम्प्ट से, इट इज़ वेरी लाइकली कि बी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो कहीं ना कहीं बी मॉड्यूल से बनते हैं, बाकी मॉड्यूल से बहुत कम एक आधा क्वेश्चन कोई बनता है। देन द लास्ट वन इज मॉड्यूल सी, विच इज़ वेरी वास्ट, वेरी थ्योरेटिकली enriched, बट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तैयारी करने में। इसको अगर इन डेप्थ पढ़ने लगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सिनेरियो देखते हुए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे भी इसमें सबसे कम जाते हैं और ये बहुत वास्ट भी है, सी मॉड्यूल की वेटेज जो है वो सबसे कम हो जाती है। ठीक है जी। तो चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मॉड्यूल डी में से फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, 40 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप इस मॉड्यूल को बहुत बढ़िया फोकस करो। तो पहले जो एक हफ्ता आप लगा रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि वो मॉड्यूल डी को ही आप दो। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं आपने? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का जो चैप्टर है उसमें से कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं मनी मार्केट के, ये आपको गो थ्रू करने हैं। व्हेन आई से कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, तो क्या सिर्फ इनकी डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन के साथ साथ इनके एडजॉइनिंग कॉन्सेप्ट्स, कितने टाइम के लिए कॉल मनी होता है, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात हो रही है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं इस पर, कमर्शियल पेपर्स के लिए कौन कौन एप्लीकेंट्स या पार्टिसिपेंट्स अलाउड हैं कमर्शियल पेपर्स पब्लिश करने के लिए या इशू करने के लिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कैपिटल मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स पे फोकस करोगे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से हो जाता है। फिक्स्ड इनकम मार्केट, जो डेट एंड बॉन्ड्स वाली मार्केट है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड आरबीआई जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है आरडीएस, उस पर हमने फोकस करना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलग अलग टाइप्स हैं, वो भी आपको देखने हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर इशू करे, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करे, है ना, तो वो सारा कुछ आपने देखना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में यूएस डॉलर इंडेक्स, यूएसटीएक्स, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिबॉर को रिप्लेस कर कर ये जो एआरआर बना है, ये आपने देखना ही है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से करना है। द रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिडाई। ठीक है जी, तो ये सारे टॉपिक्स आपने मॉड्यूल डी से करने हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट, ये भी मॉड्यूल डी का ही है। सो डेरिवेटिव मार्केट में से चारों तरह के डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अंडरलाइंग एसेट्स की डेफिनेशन एंड टाइप्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आप देखोगे। म्यूचुअल फंड्स में सब कुछ ही जो भी आपको यहाँ पर दिया है यू विल हैव टू स्टडी। इंश्योरेंस एंड पेंशन में वैसे तो 4-5 तरह की इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, तो सारी ही आप एक बार गो थ्रू करो, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो एनपीएस एंड एपीवाई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि इंश्योरेंस अगर कर रहे हो एंड सिंस यू आर गिविंग वन होल वीक टू मॉड्यूल डी, ये भी कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है जी। देन वी हैव क्रेडिट रेटिंग एंड स्कोरिंग, जो कि क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग जो कंपनीज के लिए क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए स्कोरिंग मिलती है, इंडिविजुअल्स के लिए मिलती है, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग एंड स्कोरिंग के जो सब्जेक्ट है उसमें डिफरेंशिएशंस, सीआईसीज, ये सब कुछ आप देखो। फिर आ जाता है आपका सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल ए। इसमें से 17 to 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स जानना, और इसके अलावा 3 बाइफर्केशन है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आ जाते हैं, सनसेट, सनराइज सेक्टर आ जाते हैं, और साथ ही ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आ जाते हैं। तो इन सब के जो डिफरेंशिएशंस हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो टेबल आप अच्छे से पढ़ लो। प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमईज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स सारे ही अच्छे से देखने हैं, उनको याद करना है, मेमोराइज करना है, स्कीम्स उससे रिलेटेड याद करनी है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के क्लासिफिकेशन एंड इनिशिएटिव्स आपको याद करने हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं 1991 पे, है ना, नरसिम्हम कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 फेजेस में आई, दोनों फेजेस की जो रिकमेंडेशंस हैं और इम्प्लीकेशंस हैं वो आपको याद करनी है। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की डिफरेंशिएशन है वो आपको याद करनी है, साथ ही एफडीआई के जो रूट्स हैं वो आपको देखने हैं, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट। ठीक है, उसका एक टेबल आपको मिल जाएगा जिसमें कि बताया हुआ है कि कौन से सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट अलाउड है, कौन से में 100% एफडीआई अलाउ है। इफ़ यू हैव टाइम तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस टेबल को ज़रूर मेमोराइज करिए।
ठीक है जी। इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको आपने पढ़ना है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक अगर आप पढ़ोगे तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। इफ़ यू वांट टू लीव, यू कैन लीव द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कॉपरेशन के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कॉपरेशन, जैसे एशियान एंड ऑल दैट, वो आप छोड़ सकते हो इफ़ यू डोंट हैव टाइम। इफ़ यू हैव टाइम, जस्ट हैव अ क्विक लुक। अगर टाइम नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हो, बट ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस आप अच्छे से कर लेना। इसमें जो एसडीआर का कॉन्सेप्ट है ना, वो सब कुछ आपको करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, पंच अमृत है ना, कमिटमेंट्स डन बाय इंडिया इन द यूएन, ठीक है जी, अपने क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, ठीक है। तो पंचअमृत कमिटमेंट्स क्या हैं, स्कीम्स क्या हैं जो हमने यूएन के साथ करी है ना, जो एसडीजीज हैं उसके तहत क्या क्या हमें टारगेट्स दिए गए, यूएन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मेन यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आ जाता है आपका मॉड्यूल बी, दैट इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग। मॉडरेट प्रायोरिटी है क्योंकि 15 से 20 मार्क्स तक का क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, बट इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है जी। सो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही इसमें मेंशन नहीं है बट डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, इक्विलिब्रियम, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, अच्छा, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन में ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, एट द सेम टाइम मनी मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशन एंड इंडाइसेस लाइक होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली मनी सप्लाई से रिलेटेड ये वाले टॉपिक्स एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो इंडेक्सेस हैं, एंड जीडीपी डिफ्लेटर एज वेल, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, ये इंपॉर्टेंट है। और डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर से, जो इससे पहले वाला चैप्टर है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द मेन लॉज डिफाइंड देयर, ठीक है। तो एक तो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये सब आप एक बार गो थ्रू जरूर करना। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और उसके टूल्स जो वो इस्तेमाल करती है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड फिस्कल पॉलिसी भी आपको थोड़ी सी देखनी है। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जो डिफरेंट इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो, एंड साथ में जीडीपी कॉम्पिटिशंस, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग जीडीपी, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनियन बजट में आपको अलग अलग जो डेफिसिट्स दिए हैं, प्राइमरी डेफिसिट है ना, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब आपको देखना है। साथ ही आई वुड सजेस्ट कि एक चार्ट है जिसमें बताया हुआ है कि यूनियन बजट के बेसिकली कंपोनेंट्स क्या हैं, तो उस चार्ट को भी आपको गो थ्रू करना है। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, बट वैसे इसमें 3 ही है। अगर आपने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी समझ ली तो आपके लिए क्लासिकल थ्योरी, जो कि पहली थ्योरी है, वो बहुत आसानी से आपको समझ आएगी, ठीक है। और जो थर्ड थ्योरी है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो जहां पर आप इतनी मेहनत करके एलपी सी पढ़ोगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ोगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आधा एक घंटा और लगा के क्लासिकल थ्योरी भी कर लो, और उसका कॉम्बिनेशन तो बाद में आपको समझ आ ही जाएगा। रेफरेंस के लिए 10 मिनट सीरीज में आप देख सकते हो, ये टॉपिक्स जो हैं रिवाइज करवाए हुए हैं, तो इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है जी। देन वी हैव मॉड्यूल सी। तो मॉड्यूल सी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे लोएस्ट जो वो है प्रायोरिटी होल्ड करता है, और इसमें 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इट इज़ वेरी वास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि आप ये टॉपिक्स देखो, और इनके रिलेटेड जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं ना, फिनटेक, टेकफिन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, एंड एक दो इंपॉर्टेंट जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आरबीआई है, मुझे पता होना चाहिए कि आरबीआई क्या है ना। आरबीआई तो चलो आपको डेफिनेटली पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट लेट्स से सेबी। सो आई शुड नो ए, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, क्यों फॉर्म किया गया, क्या ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्या इसकी नेचर है ना। तो इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, किस चीज़ को रेगुलेट करती है, कैपिटल मार्केट्स को, ठीक है। क्या इसके एलिजिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन इसके अंडर आता है, इसके एम्बिट के, तो ये सब बेसिक चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल अगर मैं बात करूँ, है ना, एनबीएफसी या और किसी तरह के इंस्टीट्यूशन का, तो मुझे पता होना चाहिए उसका पेड अप कैपिटल क्या है, रिजर्व्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट क्या है,
डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है और उसके अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं उसमें से सबसे पहले कौन सा बना, सबसे लास्ट में कौन सा बना, नैबफिड जो है सबसे अभी जो लेटेस्ट वाला है, उसके मेन मेन एसेंशियल्स क्या है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हाईएस्ट लोएस्ट इनके बारे में अच्छे से पढ़ लो। जो लेटेस्ट है उसमें क्या क्या उसकी फीचर्स हैं, क्यों बना नैबफिड, कितने करोड़ इन्वेस्टमेंट से बना, है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फेजेस ऑफ इंडियन बैंकिंग, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुई, नेशनलाइजेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 15 से 20 मिनट में आप कवर कर लोगे, तो इसको एक बार देख लो। रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, है ना, एनपीएस को हैंडल करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बैंक्स लेकर आए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, छोटे लेवल पर अगर फाइनेंसिंग करनी है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ऑल दैट। डिजिटल पेमेंट्स, ये एक मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, डिजिटल पेमेंट्स ये जो छोटी छोटी हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो ब्रीफ में, नॉट वेरी डिटेल्ड स्टडी बट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपके 25 टॉपिक्स हैं विच आई होप कि अगर आप कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपने इनको अच्छे से टाइम देकर कवर कर लिया और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए जो कि एग्जाम टाइप हैं, जो प्रॉबेबली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या बिल्कुल उस टाइप के हैं जो कि एग्जाम रेलेवेंट हैं, तो यू कैन बी अश्योर्ड कि आप 50 to 60 मार्क्स यू कैन ईजिली कवर। ठीक है, मतलब इतना सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि अपने जो दिन हैं बचे हुए उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। और दिनों को मत डिवाइड कीजिए, आप अपने दिन का मतलब दिन का जो एक पार्ट है, अगर आप एक दिन में 4 to 5 आवर्स दे रहे हो तो डिवाइडेड लाइक कि 3 to 3.5 आवर्स यू आर गिविंग टू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इन टॉपिक्स को आप कवर करो। और जो बचा हुआ टाइम है 1-1.5 घंटा, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर हर टॉपिक की बात करूं तो चलो आप हर टॉपिक में से 10 क्वेश्चंस कर लो। तो ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पे रिलाई कर रहे हो। अगर आप रिवीजन पे कर रहे हो तो आई एम श्योर ये रिवीजन तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा इन टॉपिक्स का। अगर कोई टॉपिक इसमें से आपने नहीं किया तो कर लो, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जाम वाला इंटरफेस मिल रहा है, सो दैट यू आर वेल एक्वेंटेड विद द क्वेश्चन, तो आपको कोई वो लास्ट मोमेंट शॉक ना मिले। ठीक है जी। सो इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, आई एम श्योर कि आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करोगे एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल जब आप अपियर करने के लिए जाओगे। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सिंस दिवाली इज़ नियर बाय, सो वी हैव अ वेरी गुड ऑफर फॉर यू। 19 to 21 अक्टूबर तक वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन ऑल जैप कोर्सेज एंड यू कैन यूज़ द कूपन कोड दिवाली81, और 81% का जो डिस्काउंट है वो आप अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये आपने करना कहाँ पे है, आपने जाना है edutap.in पर और उसमें जैप के कोर्सेज को सर्च करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे। सुपर क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा जिसमें कि सिर्फ 12 दिन में हम लाइव क्लासेस के थ्रू सारा इंपॉर्टेंट सिलेबस कवर कराएंगे। ठीक है जी, और इंडिविजुअल कंपोनेंट कवर करना है वो भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने हैं तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्रोशर डाउनलोड करके आप डिटेल्स जो है वो देख सकते हो। यहाँ पर आपने कोड का इस्तेमाल करना है एंड यू कैन गेट द कोड, यू कैन गेट द डिस्काउंट। तो आपने किस डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करना है, आपने इस्तेमाल करना है दिवाली 81 का। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन दिस, फील फ्री टू रीच आउट ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।